तो क्वेश्चन नंबर 1 है, कौन सा स्ट्रक्चर ऑफ द मिक्स्ड ऑक्साइड इन क्यूबिक क्लोज पैक? टीसीपी है, ठीक है। और इसमें क्या है, क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ मिक्स्ड ऑक्साइड को कंपोज ऑफ ऑक्साइड आयन। अब वो कह रहा है 1/4 ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड्स आर ऑक्यूपाइड बाय डाइवैलेंट मेटल ए। डाइवैलेंट और ट्राइवैलेंट तो इससे हमें कोई मतलब नहीं। इसकी पोजीशन कहाँ पे है, ये आपका 1/4 ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड्स, ठीक है। और वो कह रहा है जो बी है आपका, बी कहाँ पे है, ऑक्टाहेड्रल वाइड्स पे। तो बी की पोजीशन कहाँ पे, ऑक्टाहेड्रल वाइड्स पे, ठीक है। और इसमें ऑक्सीजन भी है, देखो ऑक्साइड है तो ऑक्सीजन भी होगा। ऑक्सीजन कहाँ पे रखा हुआ है, सीसीपी पे, ध्यान रखना। लिखा नहीं है इसने ऑक्सीजन, लिखा हुआ है देखो, मिक्स ऑक्साइड इज सीसीपी पैटर्न। तो आपको क्या करना है, लेट द नंबर ऑफ एटम बी एक्स इन सीसीपी। सीसीपी में नंबर ऑफ एटम एक्स हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा कि एक्स होने का मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ एटम एक्स हो गया हमारे पास। और एक और फॉर्मूला आपको पता है कि टेट्राहेड्रल वाइड इज इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू नंबर ऑफ एटम। ऑक्टाहेड्रल वाइड इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ एटम। अब इसको यहाँ रख दो फॉर्मूले को, ठीक है। तो इस सारी चीज को यहाँ रख दो। अब ए क्या है, 1/4 ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड्स, बी क्या है, ऑक्टाहेड्रल वाइड्स, और ऑक्सीजन क्या है, सीसीपी है। अब टेट्राहेड्रल वाइड का मतलब क्या हो जाएगा, 2 इंटू नंबर ऑफ एटम। ऑक्टाहेड्रल वाइड मींस नंबर ऑफ एटम, और सीसीपी मतलब भी नंबर ऑफ एटम, ठीक है। अब इसको 2 से कैंसिल आउट कर दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब क्या होगा, 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दो, एक्स को कैंसिल आउट कर दो, तो 1/2 इंटू 2, ये 1 इंटू 2, और ये भी 1 इंटू 2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आ जाएगा ए तो 1 बच गया, बी का 2 और ओ का 2, यानी आंसर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन लगभग आएगा आपके पास एग्जाम में, इस एग्जाम में वाला क्वेश्चन जरूर आएगा, इस टाइप का क्वेश्चन। यस सर। क्लियर है दोनों को? यस सर। तुम इसका भी बता देता हूँ मैं, इसने गलत किया है, यस सही सर। किया है। निधि का ये सही है या गलत है? हाँ निधि आ गया, ये है इसका डी सही आंसर है, तो कमाल कर दिया इसने। क्वेश्चन नंबर 2 बताओ, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एचसीपी इज। एचसीपी देखो क्या होता है, एचसीपी यानी हेक्सागोनल क्लोज पैकेज। हाँ, सीसीपी या एफसीसी तीनों के लिए सेम होता है। श्वेता कितना होगा बताओ? हाँ वेरी गुड। और निधि? सर 12। हाँ दोनों ने सही कर दिया, क्या बात, वेरी गुड। देखो सिंपल का कितना होता है पता आपको, सिंपल में कोऑर्डिनेशन नंबर? सर 6। हाँ सिंपल का 6, सिंपल के बाद है सिंपल कोऑर्डिनेशन नंबर में 6 हो जाएगा। और बीसीसी में कितना होता है, 8। और एफसीसी हो, एससीपी हो, सीसीपी हो, इसमें 12, ठीक है। तो ये याद रखना पड़ेगा आपको। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 3rd वाला, आरएनए डीएनए आर कायरल। कायरल का मतलब होता है जिसमें 4 जो कार्बन होता है उसमें 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच होते हैं, उसे कहते हैं कायरल मॉलिक्यूल, जिसकी वजह से वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। तो कह रहा है जो कायरलिटी है वो किसकी वजह से आती है इसमें, विच वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कायरलिटी? श्वेता? ओके वेरी गुड, दोनों ने बिल्कुल सही आंसर दे दिया, क्या बात है। यही तो फायदा होता है, देखो आप कल जाओगे केमिस्ट्री में भी जाओगे तो आपको एक ऐसे ही सैंपल पेपर मिल जाएगा, वहां कोई बनाता नहीं है पेपर, सब ऐसे ही कोई भी सैंपल पेपर उठा के डाल देते हो, ठीक है। तो सी इज द राइट आंसर, तो दोनों सही हो। देखो होता क्या है, जब आप शुगर बनाते हो तो इस तरीके से शुगर बनता है, और जैसे आरएनए, आरएनए में क्या होता है, ऑक्सीराइबोस शुगर होता है, बीटा वाला, ठीक है। तो बीटा में ये हो गया आपका, तो यहाँ पे जो OH होता है वो किस साइड होता है, राइट हैंड साइड होता है, इसीलिए उसको डी शुगर कहते हैं।
और डी शुगर में कायरल कार्बन होगा, क्योंकि ये कार्बन क्या होता है, कायरल होता है। कायरल का मतलब ये अटैच्ड होता है 4 डिफरेंट ग्रुप से, 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच होता है। ठीक है, 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच होता है। ठीक, तो ये आपका डी शुगर कंपोनेंट हो गया। सी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इसमें टाइम कम लगता है, जब आपने एक बार देख लिया ना तो टाइम कम कंज्यूम होता है, यही फायदा होता है। 4 क्वेश्चन का आंसर बताओ, क्या लग रहा है आपको आंसर? टिक लगा दो इसमें से जो आपको आंसर लग रहा है। ओके, और श्वेता? चलो मैं बता देता हूँ इसका आंसर। ये तो हो ही नहीं सकता, देखो ये तो हो ही नहीं सकता। एक्वस केवस करता क्या है, देखो एक्वस केवस क्या करता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। ये केवल हेलोजन को हटाएगा, जो भी हेलोजन होगा उसको सब्स्टिट्यूट करता है, और उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, बस। बाकी कुछ करता ही नहीं है। अब ये प्रोपीन है, बेचारे के पास तो हेलोजन है ही नहीं, तो इसमें क्या हटाएगा ये, तो ये तो कुछ रिएक्शन होगी नहीं, इसके साथ तो सर कोई आपकी रिएक्शन। आवाज कट रही है। अच्छा, अब सही है? यस सर। श्वेता ने सही आंसर दे दिया इसका। देखो ये वाला आंसर गलत हो गया, ये वाला आंसर हो सकता था, लेकिन इसमें लगता है मार्कोनिकॉफ रूल। हाँ, श्वेता ने सही आंसर दिया है। देखो अगर H2 ऐड करेंगे H2SO4 के प्रेजेंस में, तो इसमें लगता है मार्कोनिकॉफ रूल। अब जैसे प्रोपीन बनाया आपने, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अगर आप इसमें वाटर ऐड करोगे, वाटर मतलब H प्लस और OH माइनस, तो ये OH माइनस कहाँ जाएगा, सेकंड पोजीशन में, जहां पे हाइड्रोजन कम होंगे, और H कहाँ जाएगा, इसके पास। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, तो ये बन जाएगा प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल। जबकि हमें क्या चाहिए, 1 ऑल चाहिए, तो 1 ऑल के लिए ये वाला भी नहीं लगेगा, ये तो होता नहीं है, एक ही बचता है ये वाला। इसमें लगता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ध्यान रखना, इसमें लगेगा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। और इसको जो रिएक्शन होती है इसे कहते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इस रिएक्शन का नाम है हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ठीक है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। क्लियर है? यस सर। यस सर। हाँ, तो इसमें क्या होगा, देखो जब भी ये रिएक्शन आएगी, ये इसे कहते हैं डाइबोरेन। तो डाइबोरेन में वाटर ऐड होता है, तो प्रोपीन में क्या होगा, ये डबल बॉन्ड आ गया, और यहाँ पे अगर वाटर ऐड करोगे, देखो इसमें वाटर दिख नहीं रहा है, लेकिन जैसे आपको डाइबोरेन दिखेगा H2O2 के साथ, तो आप समझ जाना इसमें वाटर ऐड होगा। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगता है H प्लस OH माइनस, तो OH माइनस कहाँ जाएगा, जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा है, H प्लस कहाँ जाएगा, जहाँ हाइड्रोजन कम है, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2OH, तो इसे कहते हैं प्रोपेन 1 ऑल। तो ये ध्यान रखना, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन किस पे काम करता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल पे काम करता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताओ। नॉन रिड्यूसिंग का मतलब जो सबसे वीक रिड्यूसिंग ग्रुप होता है, सबसे वीक रिड्यूसिंग कौन होता है, रिड्यूसिंग का मतलब जो दूसरे को रिड्यूस करता है और खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। ओके निधि और श्वेता, हाँ राइट, वेरी गुड। देखो रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है जो दूसरे को रिड्यूस करेगा और उसका खुद का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन का साइज क्या होता है, छोटा साइज होता है, तो ये इसको क्या करेगा, टाइटली बाउंड करके रखेगा, इसको जाने ही नहीं देगा, पकड़ के रखेगा, तो हाइड्रोजन इससे निकलेगा ही नहीं बाहर। इसीलिए क्या होता है, वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये होता है वीक रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो वीक होने की वजह से डी इज द राइट आंसर। और स्ट्रॉन्ग कौन सा है बताओ जरा, इसमें स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, इसमें ऑप्शन में बताओ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है।
हाँ, वेरी गुड। तो ये क्या है, नॉन स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इससे हाइड्रोजन टी का साइज बड़ा होता है, टी का साइज बड़ा होता है तो क्या होगा, एच जल्दी से टूट जाएगा और एच जल्दी रिलीज हो जाएगा, इसलिए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 6, ये आंसर है जो आपका 6 का 5 का डी, हाँ सही आंसर दिया उसने। अब क्वेश्चन नंबर 6 बताओ, इसमें से परमानेंट कौन सा होता है, परमानेंट मैग्नेटिक, परमानेंट मैग्नेटिज्म कौन शो करता है? ओके, निधि एंड श्वेता दोनों ने आंसर दे दिया है, तो इसका आंसर है, हाँ ये वाला आंसर है इसका, डी इज द राइट आंसर। 6 का आंसर डी बिल्कुल सही है सर निधि। फेरोमैग्नेटिक। हाँ फेरोमैग्नेटिक, वेरी गुड, राइट आंसर। फेरोमैग्नेटिक को परमानेंट मैग्नेट कहते हैं, और यही क्या होता है, जो भी आपके घरों में मैग्नेट होता है वो फेरोमैग्नेट का ही बना होता है, ठीक है, वो फेरोमैग्नेट का बना होता है जो भी आपके घरों में मैग्नेट होता है। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे। ये वाला आपको कराया नहीं है, एक बार फिर भी ट्राई करके देख लो 7 का आंसर। सेवन का आंसर किस पे सर टिक लगाओगे? गेटलमैन रिएक्शन। ओके, श्वेता, श्वेता ने गलत बता दिया, निधि ने सही बताया है, सॉरी ये वाला राइट आंसर है, ये वाला गलत हो गया। इसमें क्या होता है, ये दोनों मिल जाते हैं पहले आपस में, एच सी ट्रिपल बॉन्ड एन होता है और एस सी एल होता है, तो ये प्लस चार्ज ये माइनस चार्ज, माइनस जाएगा प्लस के पास, प्लस जाएगा माइनस के पास, तो ये बन जाता है सी एस सी एल, डबल बॉन्ड हो जाता है एन एच हो जाता है। फिर इसके बाद इसमें क्या होता है, ये सी एल को बाहर निकालता है, प्लस चार्ज आ जाता है, प्लस कहाँ चला जाता है, ऑर्थो में और पैरा में, तो यहाँ पे ऑर्थो में दिखाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा सी डबल बॉन्ड एन एच और यहाँ H। फिर इसका हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं, तो हाइड्रोलाइसिस मतलब वाटर के साथ करेंगे, तो ऑक्सीजन इसके साथ जाएगा, हाइड्रोजन इसके साथ चला जाएगा, तो ये हाइड्रोजन के साथ मिलके अमोनिया अलग हो जाता है और ये CHO ग्रुप बन जाता है जो एल्डिहाइड होता है ये वाला, ठीक है, तो इसको कहते हैं गेटरमैन रिएक्शन, तो बी इज द राइट आंसर, गेटरमैन रिएक्शन। अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कह रहा है कि जो वेपर प्रेशर इक्वल टू रिलेटिव लोरिंग, देखो रिलेटिव लोरिंग का मतलब पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, ये किसके इक्वल होगा, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ, इनमें से कौन सा आंसर होगा, ये है राउल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ओके, निधि एंड श्वेता, हाँ दोनों ने सही आंसर दिया। देखो ये होता क्या है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, तो नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक ही हो गया, तो इसीलिए सॉल्यूट मॉलिक्यूल ऊपर होगा और अपॉन टोटल मॉलिक्यूल्स होंगे, तो बी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, ऑल द एलिमेंट ऑफ ऑक्सीजन फैमिली आर, जो ऑक्सीजन फैमिली होती है वो कैसी होती है इनमें से, ओके, निधि और श्वेता दोनों ने गलत आंसर बता दिया, कॉन्ग्रेचुलेशन। देखो ओल्ड स्टाइल से टेपो, आपने न्यू स्टाइल से टेप दिया इसलिए गलत कर दिया। इसमें से ये दोनों तो नॉन मेटल हो गए, ये दोनों हो गए मेटल वाइट, और ये पोलोनियम हो गया रेडियो एक्टिव, पोलोनियम रेडियो एक्टिव हो जाता है, ठीक है, तो तीनों कैटेगरी में आ गए। देखो ये है सेलेरियम और टेलेरियम होते हैं मेटल वाइट, और पोलोनियम क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है, तो तीनों आ गए, तो तीनों तो हो नहीं सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा
पॉलीमॉर्फिक। पॉलीमॉर्फिक का मतलब, पॉली मतलब मैनी और मॉर्फिक का मतलब फॉर्म। तो ये बहुत अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। मॉर्फिक यानी स्ट्रक्चर या फॉर्म। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन O2 में भी कर सकता है, O3 में भी कर सकता है, तो अलग अलग स्ट्रक्चर हो गए। ऐसी सल्फर होता है, S2 में भी कर सकता है, S6 में भी कर सकता है, S8 में भी कर सकता है। तो ये अलग अलग स्ट्रक्चर हो गए। तो अलग अलग स्ट्रक्चर मैंने मैनी फॉर्म में एग्जिस्ट करना, उसे कहते हैं पॉलीमॉर्फिक। तो डी इज द राइट आंसर, बाकी सारे क्रॉस हो गए। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10, इसका निधि बताइए आंसर क्या निकाला था उसने। इसमें गिवन क्या है, देखो इसमें गिवन क्या है, पूछा क्या आपसे, ठीक है। इसमें है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इन लोअर्ड बाय, यानी आपको पूछा है डेल टी एफ। तो आपके पास एक ही फॉर्मूला है के एफ, फिर है डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, यही फॉर्मूला आपके पास यूज होगा। और के एफ की वैल्यू दी है आपको 5.12। डब्ल्यू बी वेट ऑफ सॉल्यूट होता है 1 ग्राम इंटू 1000 अपॉन मोलर मास भी आपको दिया हुआ है, देखो 250 दिया हुआ है मोलर मास, और सॉल्वेंट दिया हुआ है 51.2। ठीक है, अब यहां से 2 पॉइंट हटा दो, यहां भी 2 जीरो लगा दो, हट जाएगा। ये 1 जा, ये 10 जा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10/25। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, आंसर निकालना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, 10 का सी। हाँ, निधि ने सही किया हुआ ये। निधि समझ में आ गया? यस सर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पे। आवाज कट रही है, तो ये बीच में कैंची लेके कौन बैठा हुआ है? हैं? ये सिग्नल वाले कहीं बीच में बैठ तो नहीं गए कैंची लेके? कट 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 कट। तो आवाज क्लियर नहीं आ रही है निधि? सर अब आ रही है। अच्छा ठीक है, तो बताओ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, फ्रक्टोज रिड्यूसेस टॉलरेंस रीजन ड्यू टू। पहला है इनोलाइजेशन ऑफ फ्रक्टोज फॉलोड बाय कन्वर्जन टू एल्डिहाइड बाय बेस, या एसिमेट्रिक कार्बन, या प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप, या सेकेंडरी एल्कोहलिक ग्रुप। ओके, और श्वेता? हाँ, दोनों ने सही आंसर दिया, वेरी गुड। इनोलाइजेशन यानी इनॉल फॉर्म में चेंज हो जाना। इनॉल फॉर्म दो चीज से बनता है, इन का मतलब डबल बॉन्ड और ऑल का मतलब ओ एच ग्रुप। तो जिसमें कार्बन और डबल बॉन्ड भी होगा, कार्बन में ओ एच हो जाएगा। तो इनॉल फॉर्म में चेंज होने की वजह से क्या होता है, ये टॉलरेंस रीजन को रिड्यूस कर देता है फ्रक्टोज। बाकी सारे गलत है। अब क्वेश्चन नंबर आता है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12। बताओ किससे एल्काइल हैलाइड नहीं बनता है? अगर आपने एल्कोहल में क्या चीज मिलाई कि वो नहीं बनेगा, एल्काइल हैलाइड नहीं बनेगा? सॉल्ट। सॉल्ट। ओके, एंड श्वेता? हाँ, वेरी गुड। बाकी सबसे बनता है और इससे नहीं बनता है, इसलिए NaCl इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर आ गया 13। तो देखो टाइम रिड्यूस हो जाता है, जितना आपको अच्छा नॉलेज पता होगा तो टाइम बच जाता है, एक्सप्लेन करना कम पड़ता है। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम 13 पे। विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर नाइट्रोजन? नाइट्रोजन के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? ओके निधि, डी ऑर्बिटल आर अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग। ओके, और श्वेता? तो इसका आंसर है,
इसका आंसर निधि ने सही दिया है, दैट इज डी इज द राइट आंसर। जो नाइट्रोजन होता है उसके पास अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल होता है, अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। इसकी वजह से वो NCl5 नहीं बना पाता, यानी उसकी जो मैक्सिमम कोवैलेंसी होती है वो 4 होती है। तो इसमें डी ऑर्बिटल में कई सारे चीजें आती हैं, तो वो नहीं कर पाता, इसीलिए वो एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है। अब क्वेश्चन नंबर 14। ओके, पैरामैग्नेटिज्म ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एक्सिबिट। तो निधि का कहना है कि जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है वो कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक होता है अकॉर्डिंग टू निधि। श्वेता बताओ कौन सा लग रहा है आपको आंसर। इसमें टिक लगा दो कोई भी जो आपको लग रहा हो। तो आंसर है, आंसर जो निधि ने दिया है वो सही आंसर है, पैरामैग्नेटिज्म इज द राइट आंसर। सबसे पहले ऑक्सीजन को डायमैग्नेटिक मानते थे, लेकिन जब से MOT थ्योरी आई थी तो MOT थ्योरी ने प्रूफ कर दिया कि जो ऑक्सीजन होता है वो कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 पे। हाँ श्वेता ठीक है आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 बताओ कौन। हाँ, MOT थ्योरी क्या है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, क्लास 11th में पढ़ा होगा आपने, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में होता है ये। केमिकल बॉन्डिंग में एक थ्योरी आई थी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो उसने प्रूफ किया था कि ऑक्सीजन है जो वो पैरामैग्नेटिक होता है, डायमैग्नेटिक नहीं होता। अब क्वेश्चन नंबर 15 में देखो, क्वेश्चन नंबर 15 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स कीटोन। कीटोन मिलता है किससे? ओके निधि एंड श्वेता, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगर मैंने बोला प्राइमरी अल्कोहल से क्या मिलता है, तो देखो प्राइमरी अल्कोहल में अगर होगा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड मीडियम वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वो इसको चेंज करता है एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड में। और अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो वो एल्डिहाइड को भी चेंज कर देता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल बनता है कीटोन में क्योंकि उससे हाइड्रोजन रिमूव हो जाते हैं, और टर्सरी अल्कोहल से बनता है एल्कीन, और ऑल ऑफ द एबव होता नहीं है। ठीक है, तो ये आ गया, तो आपका आंसर राइट है, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बनता है जब आप ऑक्सीडेशन करोगे तो। अब है क्वेश्चन नंबर 16, इनैंशियोमर। इनैंशियोमर का मतलब पता है, आपको बताया था, इनैंशियोमर मीन्स सुपर इम्पोजिबल ऑफ इट्स मिरर इमेज। अब देखो मिरर, हाँ मिरर इमेज में, तो अब इसमें से देखो, अब ये डेफिनेशन थी, अब इसको अप्लाई करना है हमने, तो कौन सा आंसर होगा? ओके निधि, श्वेता, हाँ वेरी गुड। देखो दिखने से लग रहा है मिरर इमेज, देखो पहले यहाँ पे क्या करो, मिरर लगा दो एक बीच में, मिरर लगाओगे सीधा देख लो बस, OH है, OH सामने, H है, H सामने, बिल्कुल सही। H और OH बाहर है, यहाँ H और OH बाहर है। अब यहाँ देखो मिरर लगा दिया आपने, यहाँ पे H है लेकिन यहाँ OH है, तो ये हो नहीं सकता। यहाँ पे आपने मिरर लगा दिया, ये OH है तो यहाँ OH है, लेकिन ये H है, यहाँ OH है, तो ये भी हो नहीं सकता। यहाँ पे आपने मिरर लगाया, यहाँ पे देखो OH है, ये H है, तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये मिरर इमेज ही नहीं है, केवल B इज द राइट आंसर। तो इनैंशियोमर मीन्स सुपर नॉन सुपर इम्पोजिबल ऑफ इट्स मिरर इमेज। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 17 में, इसमें बताओ मेटल एक्सिस डिफेक्ट क्या हुआ। मेटल एक्सिस डिफेक्ट किसमें प्रेजेंट होता है? मेटल एक्सिस डिफेक्ट, ओके निधि एंड श्वेता,
नहीं, दोनों ने गलत कर दिया ये वाला। देखो NaCl और KCl जनरली शो करते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट, शॉर्ट की डिफेक्ट, और जो AgCl होता है ये करता है फ्रैंकल डिफेक्ट को, फ्रैंकल डिफेक्ट। तो इसमें से एक ही ऑप्शन बनता है ZnO। ZnO होता है, ये शो करता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट को, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। कौन शो करता है? ZnO। इसमें क्वेश्चन आता भी है कि जैसे आपने जिंक ऑक्साइड को हीटिंग करोगे तो ये येलो कलर में चेंज हो जाता है, तो Zn2 प्लस हाफ O2 और ये 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो ये क्या होता है कि जो प्लस चार्ज है ये इंटरस्टिशियल साइट में चला जाता है। ठीक है, ये कहाँ चला जाएगा? इंटरस्टिशियल साइट में चला जाता है, और इंटरस्टिशियल साइट में ये आ जाएगा, और इसको बैलेंस करने के लिए चार्ज को इलेक्ट्रॉन भी इंटरस्टिशियल साइड में चले जाते हैं, और इन इस इलेक्ट्रॉन की वजह से इसका कलर कैसा हो जाता है? येलो कलर हो जाता है, बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि व्हाट ऑन हीटिंग ZnO बिकम्स येलो कलर व्हाई। ठीक है, तो इसमें ये रिएक्शन देनी पड़ती है, और मेन है इस इलेक्ट्रॉन की वजह से, और ये दोनों कहाँ चले जाते हैं? इंटरस्टिशियल साइट में। तो ये Zn आगे आ गया, तो इसीलिए इसको कहते हैं मेटल एक्सेस इफेक्ट, क्योंकि Zn यहाँ पे ज्यादा हो गया, मेटल ज्यादा हो गया, इसीलिए इसे कहेंगे मेटल एक्सेस इफेक्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 18, क्वेश्चन 18 क्वेश्चन का आंसर बताओ। ओके, निधि और श्वेता, आवाज आ रही है? अच्छा चलो मैं बता देता हूँ इसका आंसर। निधि ने बिल्कुल सही आंसर बताया। देखो PCl5 का काम क्या होता है? व्हाट इज द रोल ऑफ PCl5? ये क्या करता है? एलिफेटिक वाले से, एलिफेटिक वाले से, एरोमेटिक के साथ नहीं करेगा, एलिफेटिक के OH को हटाएगा और वहां पे Cl ले आएगा, बस और कुछ नहीं करेगा। ये जहां पे OH है OH को हटाओ, Cl लिया। तो जैसे ये है पहले वाले में, यहाँ पे हमने लिखा C2H5OH, तो ये जैसे आपने PCl5 लाए तो इसका काम क्या है? इस OH को सब्स्टिट्यूट कर देना और यहाँ पे Cl आ जाएगा, तो C2H5Cl, तो पहला बिल्कुल सही हो गया। सेकेंड वाले केस में देखो CH3COOH, CH3COH, फिर PCl5 लाए, तो इसका काम क्या है? जहां पे OH है इस OH को हटा देगा, इस OH को बोलेगा भाग यहाँ से, ठीक है, इसको भगाएगा और यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ पे Cl आ जाएगा, तो ये आ गया, देखो इसको लग सकले, तो यहाँ से Cl आ गया आपके पास। ठीक है, तो ये हो जाएगा CH3COCl। तो मेन काम क्या है? देखो PCl5 का मेन काम क्या है? OH को हटाएगा, लेकिन रिंग से नहीं हटा सकता। हाँ निधि कुछ कह रही थी, आवाज नहीं आ रही फिर आपकी। सर आवाज कट रही है। हाँ वो नेटवर्क प्रॉब्लम है, नेटवर्क। आप सुनाई दी आपको मेरी आवाज पूरी? दोबारा बताऊं? यस सर, अब आ रही है। हाँ दोबारा बताना है इसे। सर यहाँ पे से नहीं आया मुझे, C3OH, अच्छा अच्छा ठीक है, मैं बता। CH3OH। और श्वेता देखो PCl5 का मेन काम क्या है? PCl5 का ये क्या करता है? PCl5 क्या करेगा? OH को हटाएगा और OH में Cl हाँ उसमें Cl आ जाएगा, बस। अब जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे C2H5, जैसे देखो ये OH है तो इसका काम क्या है? OH को हटाना, तो यहाँ पे Cl आ जाना, तो यहाँ पे OH रहा होगा पहले, तो ये हो गया C2H5OH, और यहाँ पे Cl आ गया, यानी इसकी जगह पे क्या रहा होगा? OH, तो ये क्या हो गया? CH3COH, तो ये रहा होगा, तो इसीलिए C इज द राइट आंसर। Cl आया ना, तो उसकी जगह पे क्या होना चाहिए था? OH होना चाहिए था, तो पहले OH रहा होगा, तो यहाँ पे क्या रहा होगा? CH3COOH। जैसे ही मैंने उसमें क्या मिलाया? PCl5, तो ये क्या करेगा? इस OH को हटाएगा और यहाँ पे Cl आ जाएगा, तो बन जाता है CH3COCl।
ठीक है, तो ये बन गया आपका, तो ये यही बन गया। अब आया समझ में? यस सर। यस सर। ओके, तो देखो आसान था क्वेश्चन, लेकिन दिखने में टफ लगता है। तो ऐसी है, जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आपको इजी लगेगा, और दिखने में हमें लग रहा है कि देखो पता नहीं क्या क्वेश्चन होगा ये। अब क्वेश्चन नंबर 19 बताओ। टू फॉर्म ऑफ डी ग्लाइकोपाइरानोज, ग्लाइकोपाइरानोज मींस ग्लूकोज ही होता है, ध्यान रखना, ग्लूकोज ही होता है इसका मतलब। तो ग्लूकोज के दो फॉर्म होते हैं, अल्फा और बीटा फॉर्म, अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज। तो उन दोनों पेयर को क्या बोलते हैं बताओ, आइसोमर, एनोमर, इपीमर या इनैंशियोमर? ओके, निधि और श्वेता, श्वेता ने इसको सही बता दिया है, एनोमर। ये क्वेश्चन बोर्ड में भी कई बार पूछा हुआ है, ये बोर्ड में कई बार क्वेश्चन आया, व्हाट इज एनोमर। तो एनोमर का मतलब होता है कि जब ग्लूकोज के केस में अगर C1 पोजीशन में कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा, ठीक है, C1 पोजीशन में कॉन्फ़िगरेशन अगर चेंज हो जाता है तो उसे कहते हैं एनोमर। और अगर फ्रक्टोस होता है तो फ्रक्टोस में C2 पोजीशन में अगर पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है कहां पे, C2 पोजीशन में, यानी अल्फा फ्रक्टोस और बीटा फ्रक्टोस किसके एग्जांपल हो गए, एनोमर के। और ऐसे ही अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज भी किसके एग्जांपल हैं, एनोमर के, क्योंकि इन दोनों में C1 में कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा और फ्रक्टोस में C2 पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है। इसके अलावा और कहीं पे भी चेंज होगा तो उसके लिए कहते हैं इपीमर। इपीमर मतलब C3 में चेंज, C4 में चेंज, C5 में, और कहीं भी चेंज होता है तो उसे कहते हैं इपीमर। सर एनोमर का मतलब सेकंड या C1 पे? C1 ग्लूकोज के लिए C1 और फ्रक्टोज के लिए C2 पे, बस यस सर। उस पेयर को हम कहते हैं एनोमर। यानी अगर कभी भी उसने पूछ लिया कि अल्फा और बीटा ग्लूकोज को कौन सा नाम देते हैं तो आपको ध्यान रखना है एनोमर, या अल्फा और बीटा फ्रक्टोज को क्या नाम देते तो एनोमर। ठीक है, तो ये टाइम खत्म हो Yes, गया है, रिज्वाइन करो फिर से सेम आईडी पे, रिज्वाइन।